हेलो दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी क्लास बीच में बंद हो गई थी। हम इसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। मुख्य सतही संरस्तर को किस नाम से जाना जाता है? अनुवांशिक संरस्तर, पेंडोन्स, एपिडोन्स और एंडोपेडोन्स। यहाँ पे एपिडोन्स ना होके क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे, एपीपेडोन्स होता है। क्या होता है? एपीपेडोन्स। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, एपीपेडोन्स। ठीक है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यही, एपीपेडोन्स। मुख्य सतही संरस्तर को किस नाम से जाना जाता है? एपीपेडोन्स के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीक को सबसे बाद में अपनाते हैं वो कहलाते हैं विलंब नवचारक, प्रथम बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक या विलंब अंगीकारक। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विलंब अंगीकारक। जब कोई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक आती है जो कृषक समुदाय बाद में अपनाता है वो क्या कहलाता है? विलंब अंगीकारक। और जो सबसे पहले अपनाता है वो समुदाय, कृषक समुदाय, क्या कहलाता है? नवचारक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तकनीक के अनुसंधान संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सत्यापन, विसरण, मूल्यांकन, अंगीकरण। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अंगीकरण। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और वो कृषक समुदाय तक पहुंचती है और उसे कृषक अपनाता है तो वो क्या कहलाता है? अंगीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसके कुछ चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में देख लेते हैं। जब कोई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक आती है तो सबसे पहले जब कृषक तक पहुँचते हैं, कृषक के अंदर क्या होनी चाहिए? उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जागरूकता। ठीक है, दूसरी बात क्या, उसके अंदर अभिरुचि होनी चाहिए, तभी वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि होनी चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। मूल्यांकन के बाद परीक्षण, इतने चरणों से होकर गुजरती है। उसके बाद वो कृषक उसे अपनाता है। उसके बाद होता है अंगीकरण। ठीक है, जागरूकता, अभिरुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अंगीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका संरचना एवं विभाजन में सहायक तत्व कौन सा है? कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। कोशिका विभाजन में जो मुख्य रोल निभाता है वो कौन सा तत्व होता है? कौन सा तत्व होगा? कैल्शियम। ठीक है, कोशिका के निर्माण और विभाजन में कैल्शियम एक मुख्य रोल निभाता है। फेरस क्या होता है? श्वसन क्रिया में अहम रोल निभाता है। कापर जो होता है ये क्लोरोफिल के निर्माण में, किसके निर्माण में? क्लोरोफिल के निर्माण में। ठीक है, और यहाँ पे आप मैग्नीशियम के बारे में तो पता ही है, ये क्लोरोफिल का क्या होता है? मुख्य तत्व होता है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व पंचायती राज व्यवस्था को दे दिया गया था? शांतिलाल मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, मोहन सिंह मेहता समिति। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसमें हम चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति बनती है, कब बनती है? 1956 और 57 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जई में कौन सा तत्व पाया जाता है? जई में जो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रेट, धुरीन या ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट। जई में क्या पाया जाता है? नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है? सोयाबीन में नाइट्रोजन। धुरीन को एससीएन भी कहते हैं, जो कि ज्वार में पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। ऑक्जेलिक अम्ल बाजरा और
जो नेपियर घास होती है उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अतिरिक्त ये चने में भी पाया जाता है, क्योंकि चने में जो पत्तियों का खटास होती है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या निम्न में से किसकी सर्वाधिक होती है? कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, सभी एक समान होते हैं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या जो होती हैं हम इस प्रकार देखते हैं। सबसे अधिक क्या होते हैं? जीवाणु, दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद क्या होता है? कवक। सबसे पहले जीवाणु की संख्या सबसे अधिक, उससे कम एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद कवक। अगर भार के आधार पे देखा जाए तो सबसे अधिक क्या होता है? भार के आधार पर तो सबसे अधिक हो जाएगा कवक, दूसरे नंबर पे एक्टिनोमाइसीट्स और लास्ट में जीवाणु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवचारक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये जोखिम नहीं उठाते हैं, नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं। यहाँ पे देखो, जो नवचारक होते हैं, नवचारक क्या होते हैं? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, अभी हमने बताया था, जो शोध संस्थान से जब कोई नई टेक्नोलॉजी तकनीक निकलती है जो उसको अपनाते हैं वही क्या होता है? नवचारक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जोखिम नहीं उठाते, तो इनको जोखिम तो होगा ही, क्योंकि जब कोई नई तकनीक अपनाएंगे तो उसमें रिस्क बहुत अधिक रहता है। नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, ये बिल्कुल सही होगा, नेतृत्व गुण तो इसमें होगा ही। ठीक है, जोखिम उठाने वाले होते हैं, ये भी सही होगा। तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं, ये भी सही होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था। और यहाँ पे लिखा जोखिम नहीं उठाते, ये गलत होगा, क्योंकि इनमें जोखिम बहुत रहता है। क्योंकि जब कोई नई तकनीक अपनाई जाएगी तो उसमें जोखिम तो बना ही रहता है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस कृषक समुदाय को नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले मृदा का आवेश होता है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्ले मृदा का जो आवेश होता है ये ऋणात्मक आवेश होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्ले मृदा जो होती है, क्ले मृदा का सबसे सक्रिय एक्टिव पार्ट भी माना जाता है, सबसे सक्रिय एक्टिव पार्ट। इसे मृदा का सबसे सक्रिय एक्टिव पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसे क्ले मृदा को और किस नाम से जाना? मृदा मांस के नाम से भी जाना जाता है, फ्लैश। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर एवं कंपोस्ट खाद को खेतों में फसल बुआई से कितने दिन पूर्व मिला देना चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 30 दिन पूर्व। 30 दिन पूर्व गोबर खाद को फसल बुआई के पूर्व मिला देना चाहिए। 45 दिन की बात करते हैं, जो हरी खादें होती हैं, हरी खाद, इनको 45 दिन पूर्व खेतों में मिला दिया जाता है। बात करते हैं 15 दिन की। 15 दिन पूर्व क्या किया जाता है? जो खलियाँ होती हैं, जैसे मूंगफली की खली, नीम की खली इत्यादि को जो मिलाया जाता है वो 15 दिन पूर्व खेतों में मिला देना चाहिए। इसे पूर्व में मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब उसमें जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उनके द्वारा ये विघटित हो जाती है, और जब फसल की बुआई की जाती है तो उनको पोषक तत्व तो आसानी से ये उपलब्ध करा देती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको फसल बुआई के पूर्व 15, 45 और 30 दिन पूर्व खेतों में मिलाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से उर्वरक में आग व विस्फोट का जोखिम होता है? एक्वा अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक की तरह होता है, इसमें आग लगने या विस्फोट होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। इससे संबंधित एक आप लोगों को हम वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2 और 3 दिसंबर के बीच सन 1984 में,
किस सत्र में हुई थी? सन 1984 में 2-3 दिसंबर की मध्य रात में 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। ठीक है, ये एक फैक्ट्री थी, किस चीज़ की फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था। ठीक है, इसमें किस चीज़ का? यूरिया उर्वरक का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि यूरिया के निर्माण में मेथिल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया जाता है और इसी के रिसाव की वजह से इसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, यही क्या थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 1995-96, सेकंड 1998-99, थर्ड 1999, 2000 लास्ट है, 2001, 2002। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 1999-2000। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 1999 और 2000 में होती है। 1998 में क्या होता है? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? 1998-99। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को क्या कहते हैं? जीरो टीलेज, मिनिमम टीलेज, नो टीलेज, हाईवे टीलेज। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मिनिमम टीलेज। मिनिमम टीलेज को ही वर्तमान में बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इससे जो भू क्षरण या भूमि क्षरण मृदा अपरदन जो होता था उसमें कमी पाई गई है, इसलिए गवर्नमेंट भी मिनिमम टीलेज को बढ़ावा दे रही है। जीरो टीलेज की बात कर लेते हैं। जब बिना जुताई के फसलों की बुआई की जाती है, जैसे धान कटने के बाद तुरंत उसके खेत में किस चीज़ की बुआई कर दी? गेहूं की बुआई कर दी जाती है जीरो टीलेज मशीन के द्वारा। तो क्या प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? जीरो टीलेज प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और मिनिमम टीलेज जो होता है उसमें मतलब भू परिष्करण की प्रक्रिया न्यूनतम अपनाई जाती है, वो मिनिमम टीलेज प्रक्रिया कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। 1956 कब बनती है? 1956 और 57 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इसी ने कही थी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इससे जुड़े हुए हम कई प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। और किस अनुसूची में से शामिल किया गया? अनुसूची इसकी है 11वीं अनुसूची में से पंचायती राज को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? पंचायतों का गठन जो है, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। और ये लागू कब होती है? पंचायती राज व्यवस्था जो होती है हमारे यहाँ कब लागू होती है? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में लागू होती है और 24 अप्रैल को ही इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अंदर जो पंचायतें हैं इनको कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? मतलब कार्य का अधिकार इनको प्राप्त है। 29 विषय हैं। टोटल कितने विषय हैं? 29 विषयों पर। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं इसके अंतर्गत। और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा एक अनुसूची जोड़ी जाती है, 12वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत शहरों के स्थानीय स्वशासन की बात कही जाती है। इसके अंतर्गत जो विषय हैं जिन पे कार्य करते हैं वो कितने विषय हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती? तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1900
2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के नागौर ज़िला, राजस्थान के नागौर ज़िला, ठीक है। और इसका उद्घाटन कौन करता है? तत्कालीन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए और बात कर लेते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति जो बनती है 1970 और 78 में बनती है। इन्होंने द्विस्तरीय, कितनी स्तरीय? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। और यहाँ पे LM सिंघवी समिति और PK थुंगा समिति, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में क्रमशः तेल और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 26%, 45%, 50, 26, 45, 26, 26, 45 या 20, 50। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 45, 26। जो तेल होता है वो 45% और प्रोटीन जो होती है वो 26% मूंगफली में पाई जाती है। यहाँ पे कभी कभी प्रोटीन आगे लिख दिया जाता है, तेल पीछे लिख दिया जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ से हम रिवीजन करते हैं। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के अनिवार्य कारक हैं? लैंड, लेबर, पूंजी या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके अलावा और क्या होता है? एक संगठन होता है, संगठन, और एक होता है उद्यम। ये 5 कारक होते हैं, ठीक है। उत्पादन के 5 कारक होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, पूंजी होता है, संगठन होता है और उद्यम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सही का मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दी गई? राजधानियाँ दी गई हैं, ठीक है। क्या दी गई? राजधानियाँ। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नीदरलैंड एम्स्टर्डम। स्वीडन स्टॉकहोम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विपणन कार्य कौन सी संस्था देखती है? केंद्रीय विपणन समिति या प्राथमिक विपणन समिति या नाफेड या ट्राइफेड? इसका सही जवाब होगा नाफेड, जिसकी स्थापना कब होती है? 1958। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक होता है? ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर या बैक्टीरियल ब्लाइट लीफ या तना छेदक? इसके सारे ऑप्शंस के बारे में कल हमने चर्चा की थी, आज हम इसका सही सिर्फ देखेंगे। ब्राउन प्लांट हॉपर, इसी के कारण क्या लगता है? धान के ग्रासी स्टंट रोग। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रसाद सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1953। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 13वें, 14वें, 15वें या 48वें? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 15वें नंबर के। 13वें नंबर के कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और 48वें नंबर के NV रमन्ना जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं, ठीक है, 48वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में गाँव की संख्या कितनी होती थी? सामुदायिक विकास योजना में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में चलता है, इसमें गाँवों की संख्या जो होती थी वो 100 थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के लिए कौन से पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है? पोटास, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फास्फोरस? इसका सही जवाब होगा फास्फोरस, ठीक है। क्या होगा? फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधों में अचल तत्व को दर्शाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। इसके अलावा कौन सा अचल तत्व होता है? बोरान। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड प्लाट तकनीक का जनक किसे माना जाता है? JB बॉन्सिंगल्ट, लिबिक, रामानुजन, पुष्करनाथ? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा JB बॉन्सिंगल्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई थी? 20, 68, 48, 55?
इसका सही जवाब होगा 55। ठीक है, और जो यहाँ पे, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के उपदेश के संदर्भ में प्रसार विधि, कार्य दक्षता से संबंधित है, व्याख्यान, भ्रमण विधि, प्रदर्शन और प्रशिक्षण। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा विधि प्रदर्शन। क्या होगा? विधि प्रदर्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पौधे का संपूर्ण पोषक है नामक वाक्य किसने दिया? यहाँ पे कुछ कल मिस्टेक हुआ था, आज हम इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, इसका सही जवाब होगा जेबी हेलमोंट। क्या होगा? जेबी हेलमोंट। और यहीं पर अगर लिख के आता है पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, तो इसका सही जवाब होता फ्रांसिस बेकन। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्षीय फसल चक्र में 4 वर्षीयों की फसल चक्र सघनता कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब होगा 200%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा जयपुर। राष्ट्रीय विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है, और जिसकी स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। अच्छे प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 47, 52, 57। इसका सही जवाब होगा 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग के प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? बोरान, लोहा, पोटास, फास्फोरस। इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा पीएच में वृद्धि किस ऋतु में अवलोकित होती है? गर्मी, सर्दी, जायद, मानसून। इसका सही जवाब होगा सर्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश, शशि शेखर वेम्पति, जयदीप भटनागर, अवीक सरकार। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सूर्य प्रकाश। और CEO की बात की जाए प्रसार भारती के तो कौन है? शशि वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति। जयदीप भटनागर क्या हैं? महानिदेशक हैं। किसके? महानिदेशक हैं किसके? आकाशवाणी। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? जयदीप भटनागर। अवीब सरकार PTI के अध्यक्ष हैं, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भागीदारी जमींदारी प्रथा किसके काल में लागू हुई थी? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। ठीक है, और जब यही इसी प्रथा को किस नाम से, अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है 100 किलोग्राम। इसका सही जवाब क्या होगा? 100 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चने की अवरोधी किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता रखती हैं? विल्ट डिजीज, झुलसा रोग, बाढ़, सूखा। इसका सही जवाब होगा विल्ट डिजीज। ठीक है, जो विल्ट डिजीज जो होती है उकठा रोग, उसी के प्रति अवरोधी किस्में होती हैं इसकी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों को बहुमुखी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। इसका सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट सोइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक हैं जेथ्रो टुल, लिविंग, आर्थर यंग या फ्रांसिस बेकन। इसका सही जवाब होगा जेथ्रो टुल। इन्हें वीड साइंस का जनक भी कहा जाता है, जेथ्रो टुल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन,
कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आता है? 1955। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 और खाद्य उत्पाद आदेश 1956। सत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया? बाल गंगाधर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे। इसका सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। 18 अप्रैल 1951, आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली गांव। ठीक है। इसका उपदेश था कि मतलब जो लोग स्वेच्छा से ज़मीन का दान देना चाहते थे उनसे दान लेकर, और जो भूमिहीन परिवार थे उनको ये ज़मीन दे दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन कितने किलो के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा 907, जिसे 100 टन के नाम से भी जाना जाता है, 907। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसने लिखी थी? NC ब्रेडी, टिस्डेल एट ऑल, MA रॉय, किसी ने भी नहीं। इसका सही जवाब होगा टिस्डेल एट ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप से सूखा ड्राउट प्रतिरोधिता दर्शाता है? पोटास, जिंक, नाइट्रोजन या फास्फोरस। इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, बलबीर सिंह चौहान। इसका सही जवाब होगा अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। ठीक है। और विधि आयोग के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। विधि आयोग। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन विपणन का मुख्य कार्य नहीं है? उत्पादक का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, वितरण, परिवहन व्यवस्था। इसमें लास्ट वाला गलत होगा क्योंकि ये द्वितीयक में आता है। परिवहन व्यवस्था है, ग्रेडिंग है, ये सब किस में आते हैं? भंडारण, वित्त व्यवस्था। ठीक है। ये सब किस में रखे गए हैं? द्वितीयक में रखे गए हैं। प्राथमिक में उत्पादक, एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग और वितरण ही शामिल किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? फिजिकल आयोग 1949, ग्रोम और फूड इंक्वायरी कमेटी, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोनों। ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की संतुलित मात्रा 40-30-0, 120-60-30, 30-20-0, 80-40-0। इसका सही जवाब होगा 120-60-30। खाद्यान्न फसलों के लिए NPK का जो रेशियो निर्धारित किया गया है वो कितना है? 4-2-1। 4-2-1 NPK रेशियो खाद्यान्न फसलों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन में, यहीं तक। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि कल से जो आप लोगों की क्लास होगी वो सामान्य अध्ययन जो पोर्शन है उससे संबंधित आप लोगों की क्लास होगी। कल शायद आप लोगों की जो क्लास हो उसके अंतर्गत एनिशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को शामिल किया गया है, और हो सकेगा तो हम आप लोगों को कल 2 क्लास अवेलेबल करवा देंगे, जिसमें सेकंड क्लास जो होगी वो भूगोल से संबंधित होगी या साइंस से, जनरल साइंस से। ठीक है। और आप लोग कल जो है क्लास देखना मत भूलना, और आइए। ठीक है। और आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।